मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारक का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और आज भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आचार्य कौटिल्य के राजनीतिक विचार का। आचार्य कौटिल्य का राजनीतिक विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का राजनीतिक विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण है और राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके द्वारा भारत में राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। सबसे पहले बार भारत में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन राजनीति विज्ञान का दार्शनिक विवेचन आचार्य कौटिल्य के द्वारा किया गया। कौटिल्य का मूल नाम इनका विष्णुगुप्त है। मूल नाम इनका विष्णुगुप्त है, परंतु कुटिल वंश में जन्म होने के कारण कुटिल वंश में ब्राह्मण कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ गया। मुद्रा राक्षस के रचयिता मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं और विशाख दत्त के द्वारा कहा गया कि इनके पिता का नाम चाणक्य था। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इनको चाणक्य भी कहा गया। इसलिए इन्हें चाणक्य भी कहा गया था। आचार्य कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन को जिन दो घटनाओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, उन दो घटनाओं में पहला आता है भारत पर सिकंदर का आक्रमण। भारत पर सिकंदर का आक्रमण और दूसरा आता है वह घटना जबकि नंद वंश के शासक महापद्मनंद के द्वारा इनका अपमान किया जाना, ये दो घटनाओं ने आचार्य कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया है। आचार्य कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करें, यह बात हम लोगों को समझ लेना है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम प्रणेता माने जाते हैं बृहस्पति, और कौटिल्य के द्वारा भी इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा और अर्थचिंतन को इनके द्वारा अपने विषय वस्तु का मूल आधार बनाया गया। मूलतः इसके पुस्तक के नामकरण पर अनेक बार सवाल उठाया जाता है और कुछ लोगों को यह समझ में आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक वास्तव में संपत्ति शास्त्र का विवेचन करता है, परंतु यह पुस्तक संपत्ति शास्त्र के विवेचन से संबंधित नहीं है। इस पुस्तक के नामकरण के विषय में आचार्य कौटिल्य के द्वारा कहा गया
इनके द्वारा बतलाया गया कि अर्थ जीविका का साधन है और जीविका के साधन के लिए भूमि आवश्यक है और भूमि के रक्षा के लिए राजसत्ता का होना आवश्यक है। इसे राजसत्ता के अध्ययन के विषय वस्तु को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए आपको एक सवाल पूछा गया कि कौटिल्य का राजनीति पर लिखे गए पुस्तक अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, तो आपको बताना है कि इसका विषय वस्तु है राजनीति एवं प्रशासन। राजनीति एवं प्रशासन, परंतु इसके अंतर्गत अन्य विषयों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे रसायन शास्त्र का, मनोविज्ञान का, धर्मशास्त्र का भी इसमें अध्ययन किया गया है और उसके विषय में सम्मिलित किया गया। परंतु राजनीति और प्रशासन कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है तो आपको बतलाना है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय वस्तु राजनीति एवं प्रशासन है, यद्यपि अन्य विषयों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो आपको बतलाना है कि राजनीति और प्रशासन इसका महत्वपूर्ण विषय माना गया। अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों में कुल 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है। यह सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया कि अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरण में विभाजित है। अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया। अर्थशास्त्र का मूल विषय राजनीति एवं प्रशासन है। कहा गया कि जन सामान्य के आजीविका के लिए भूमि आवश्यक है और भूमि के रक्षा के लिए राजसत्ता, इसलिए राजसत्ता को भूमि के रक्षा का आधार बनाया। इसलिए अर्थशास्त्र का विषय वस्तु राजनीति और प्रशासन को बनाया गया है, जिसमें कुल 15 अधिकरण हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कौटिल्य का मूल उद्देश्य क्या है। कौटिल्य का उद्देश्य है मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली एवं अखंड राज्य में स्थापित करना। अखंड राज्य के रूप में स्थापित करना। देखिए, यह बातें तो कौटिल्य के सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं, जिनके द्वारा यह अपना उद्देश्य बनाया गया कि मगध साम्राज्य को किस प्रकार से शक्तिशाली बनाया जाए ताकि विदेशी आक्रमण के भय से छुटकारा पाया जा सके। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए अनेक लोगों ने इनको चाणक्य के नाम से भी संबोधित किया। परंतु कुटिल ब्राह्मण वंश में जन्म होने के कारण कौटिल्य कहा जाने लगा। 2 घटनाओं ने इनके राजनीतिक चिंतन को सर्वाधिक प्रभावित किया है। पहला है सिकंदर का आक्रमण और दूसरा है नंद वंश के शासक महापद्मनंद के द्वारा कौटिल्य को अपमानित करना। दोनों घटनाओं ने कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन को निर्णायक स्थिति में पहुंचाया, इसलिए इसकी यह महत्वपूर्ण भूमिका है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं।
कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है और अर्थशास्त्र की तुलना तथा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के साथ किया जाता है। आपको आएगा कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना किस विचारक के पुस्तक के साथ करते हैं और उस पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको बतलाना है कि द प्रिंस मैकियावेली के द्वारा रचित पुस्तक है और अर्थशास्त्र के साथ इसकी तुलना की जाती है। द प्रिंस मैकियावेली भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहने का कारण है कि कौटिल्य और मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन में अनेकानेक आधारों पर समानता पाई जाती है। जो समानता पाई गई, उस समानता को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण समानता है दोनों ही चिंतकों में जो समानता पाई गई वह समानता है कि दोनों ही यथार्थवादी विचारक हैं। दोनों का राजनीतिक चिंतन यथार्थ पर आधारित है। दोनों का ही मकसद अपने अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है। मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य जहाँ पर इटली को शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना है, वहीं पर कौटिल्य का भी राजनीतिक दर्शन इसी बिंदु पर आधारित है कि मगध साम्राज्य को किस प्रकार से विस्तारित किया जाए, शक्तिशाली और अखंड साम्राज्य के रूप में इसे स्थापित करके बाह्य आक्रमण, वैदेशिक आक्रमण के डर से इसको मुक्ति दिलाया जाए, इसी बात पर आधारित रहा। और दोनों ही राजनीतिक चिंतकों के द्वारा स्वाभाविक रूप में इन्होंने कल्पना को अपने राजनीतिक दर्शन में कोई भी स्थान प्रदान नहीं किया है। दोनों ही न केवल सैद्धांतिक राजनीति की बात करते हैं, दोनों ही न केवल सैद्धांतिक राजनीति की बात करते हैं, बल्कि दोनों के ही द्वारा व्यावहारिक राजनीति में भी भाग लिया गया। उदाहरण के रूप में कौटिल्य जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, वहीं पर मैकियावेली भी आपने इटली के एक नगर राज्य का सचिव था। जिस समय मैकियावेली के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया जा रहा था, उस समय इटली 5 नगर राज्यों में विभक्त था। वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना कम थी। राष्ट्रवादी भावना के विकास का उनके द्वारा अपने राजनीतिक दर्शन में प्रयोग किया गया। आचार्य कौटिल्य के द्वारा भी इसी बात पर ध्यान रखा गया कि मगध साम्राज्य को किस प्रकार से शक्तिशाली और अक्षुण्य बनाया जा सके। अतः यह कहना सही है कि दोनों ही चिंतकों के राजनीतिक विचारों का अगर विश्लेषण करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों के द्वारा न केवल सैद्धांतिक राजनीति का प्रतिपादन किया गया, बल्कि उनके द्वारा व्यावहारिक राजनीति में भी भाग लिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दोनों ही चिंतक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। दोनों ही विचारकों के द्वारा
राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया गया और दोनों ही विचारकों के द्वारा अपने अध्ययन के अंतर्गत अनुभूति मूलक ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन असमानताओं के आधार पर भारत के महान राजनीतिक चिंतक कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। दोनों ही विचारकों ने शक्तिवादी राजनीति का प्रयोग किया। दोनों ही विचारक शक्तिवादी राजनीति के प्रयोग करता है। हमको सवाल आता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम शक्तिवादी राजनीति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में शक्तिवादी राजनीति का प्रयोग किया गया है मैकियावेली के द्वारा, और भारतीय राजनीतिक चिंतन में शक्तिवादी राजनीति का प्रयोग करने का श्रेय जाता है आचार्य कौटिल्य को। और आचार्य कौटिल्य का भी मानना है कि राजा के द्वारा आवश्यकता अनुसार साम दाम दंड और भेद के नीति का अनुसरण करना चाहिए। कौटिल्य ने भी इटली में यही बात कहा कि राजा साम दाम दंड और भेद की नीति का न केवल अनुसरण करे बल्कि राजा में लोमड़ी और शेर दोनों के गुणों का मिश्रण भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों ही चिंतक शक्तिवादी राजनीति का प्रयोग करते हैं, अनुभूत मूलक पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसको अनुभूत मूलक ऐतिहासिक पद्धति भी कहा गया है। इसी का सहारा लेकर दोनों ही राजनीतिक चिंतकों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार से अपने अपने राज्य को शक्तिशाली, समृद्ध और अखंड बनाया जा सके। मैकियावेली और कौटिल्य दोनों का राजनीतिक चिंतन इसी बिंदु पर आधारित है, इसलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के पुस्तक द प्रिंस के साथ की जाती है। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं, और जब आगे की बात करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बात मालूम होगा कि आचार्य कौटिल्य के द्वारा अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करने से पूर्व 4 महत्वपूर्ण विद्याओं का भी प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे पहला आता है आपको आणविच्छिकी। दूसरा आता है इसमें कहा कि पहला आता है आणविच्छिकी, दूसरा आता है त्रयी, और तीसरा आता है वार्ता, और चौथा आता है इसमें दंड नीति। 4 विद्याओं का प्रयोग किया गया। आणविच्छिकी का अर्थ है दर्शन एवं तर्क, और त्रयी का अर्थ है विद्या अविद्या और वेद। वार्ता का अर्थ है कृषि एवं व्यापार, जबकि दंडनीति का आशय होता है शासन कला। आपको यही सवाल पूछा जाता है कि आचार्य कौटिल्य के द्वारा किन 4 विद्याओं का प्रयोग किया गया, तो आपको बतलाना है कि आणविच्छिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इनके इन 4 विद्याओं का विषय क्या है। तो पहला आणविच्छिकी में दर्शन और तर्क आता है, त्रयी में विद्या अविद्या और वेद आता है, वार्ता के अंतर्गत कृषि एवं व्यापार आता है, जबकि दंडनीति का आशय है शासन एवं कला। इन 4 विद्याओं का उल्लेख करने के पश्चात आचार्य कौटिल्य के द्वारा
अपने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ाया गया। और जब क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ाया गया और राजनीति विज्ञान के विभिन्न अवधारणाओं का क्रमवार विश्लेषण किया गया, तो उसी क्रमवार विश्लेषण के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा सर्वप्रथम राज्य के उत्पत्ति के ऊपर अपने विचार का प्रतिपादन किया गया। और राज्य के उत्पत्ति में इनके द्वारा सर्वप्रथम राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और कौटिल्य ने राज्य को साधन माना। और किसका साधन माना? लोक कल्याण का साधन माना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को साध्य माना है, राज्य को साधन माना है। और अगर साधन माना है तो किस बात का साधन माना है? और लोक कल्याण का इनके द्वारा राज्य को साधन बतलाया गया। जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों ने जिन विचारकों के द्वारा हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौतावादी विचार का प्रतिपादन किया है, उन लोगों ने राज्य को एक माना है कि यह साधन है, परंतु यह साधन किस रूप में है? कहा कि व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के रूप में। लेकिन यहाँ पर आचार्य कौटिल्य ने राज्य को लोक कल्याण का साधन बतलाया। आपके एग्जाम में यह सवाल आया है कि राज्य क्या है, साध्य है या साधन? कौटिल्य के अनुसार तो साधन है किसका? लोक कल्याण का। आचार्य मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के जहाँ पर दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, कौटिल्य ने वहीं पर सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करके राज्य को मानव निर्मित माना और कहा कि यह मनुष्यों के द्वारा आपस में किए गए समझौते का परिणाम है। आपस में किए गए समझौते का परिणाम है। इस बात को इनके द्वारा बतलाया गया कि राज्य मनुष्यों के द्वारा किए गए आपस में समझौते का यह परिणाम है। इस बात को इनके द्वारा कहा गया। आचार्य कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व राज्य उत्पत्ति से पूर्व की दशा का वर्णन किया है। कहा कि राज्य के उत्पत्ति से पूर्व चारों तरफ अराजकता एवं अव्यवस्था का चलन था। अराजकता एवं अव्यवस्था का चलन था। लोगों का जीना दूभर हो गया था। मत्स्य न्याय का प्रचलन था। मत्स्य न्याय का अर्थ है कि बड़ी मछली के द्वारा छोटे मछली को निगल जाने का अधिकार। जिसके लाठी उसके भैंस की कहावत। जिसके लाठी उसके भैंस की कहावत। जिसके लाठी उसके भैंस की कहावत चरितार्थ थी। उसके भैंस की कहावत चरितार्थ थे। परिणामतः लोगों का जीवन
एवं संपत्ति असुरक्षित था। आज जीवन एवं संपत्ति असुरक्षित था। इसी को सुरक्षित करने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर समझौता किया। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो गई। समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो गई। इस बात का प्रतिपादन किया गया। ऐसा ही राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जिस दशा का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया, भारतीय चिंतन में ऐसी ही दशा का वर्णन किया है मनु ने भी यही बात कहा। लेकिन अंतर है कि मनु के द्वारा दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी राज्य के उत्पत्ति से पूर्व आके इसी दशा का वर्णन महत्वपूर्ण प्रमुख चिंतक ब्रिटेन के हैं हॉब्स के द्वारा किया गया है। हॉब्स ने अपनी किताब लेवियाथन के अंतर्गत राज्य के उत्पत्ति का जो चित्रण किया, आचार्य कौटिल्य के द्वारा भी इसी बात का चित्रण अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया गया और राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की दशा को बतलाते हुए कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व चारों तरफ अराजकता व्यवस्था थी, मार काट का साम्राज्य था, जीवन और संपत्ति असुरक्षित था, मत्स्य न्याय का प्रचलन था और जिसके लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ थी। तब लोगों ने मिलकर आपस में समझौता किया और कहा कि हम अन्न का 1/6 भाग और व्यापार का 1/10 भाग तथा स्वर्ण का वह भाग कर के रूप में अदा करेंगे जिसका निर्धारण शासक या राजा के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हो गई और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप लोगों ने आपस में मिलकर मनु को अपना राजा बना डाला। यह राज्य की उत्पत्ति पर आचार्य कौटिल्य का महत्वपूर्ण विचार है और इस विचार के अंतर्गत इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहा कि अन्न का 1/6 भाग, व्यापार का 1/10 भाग और स्वर्ण का वह भाग जो राजा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, हम उसको अदा करेंगे, लेकिन मनु हमारा राजा बन जाए। तो अर्थात सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो गई। राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की दशा वही है जो भारत में मनु ने और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह तो बात थी कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में, जिसको कहा गया है
राज के उत्पत्ति संबंधी विचार। अब इसके बाद आता है कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राज्य के प्रकृति। राज्य का नेचर क्या है, इसको नेचर ऑफ स्टेट कहते हैं। नेचर ऑफ स्टेट कहा गया। और राज्य के प्रकृति पर कौटिल्य ने कहा कि राज्य के प्रकृति स्वाभाविक है और राज्य के प्रकृति आंगिक है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समस्त आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक चिंतकों के द्वारा आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक विचारकों के द्वारा इसका समर्थन किया गया है, जिसमें प्लेटो का नाम, अरस्तु का नाम, ब्रैडले बोसांके और हेगल का नाम महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर हेगल के द्वारा बतलाया गया कि राज धरती पर ईश्वर का अवतरण है। भारत के संदर्भ में इस सिद्धांत के प्रतिपादन में कौटिल्य के द्वारा साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और बतलाया गया कि राज्य रूपी शरीर के 7 महत्वपूर्ण अंग हैं। राज्य रूपी शरीर के 7 महत्वपूर्ण अंग हैं, इसीलिए इसको साप्तांग सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य से पहले मनु के द्वारा भी राज्य के स्वाभाविक सिद्धांत की व्याख्या की गई और स्वाभाविक सिद्धांत के अंतर्गत मनु के द्वारा भी साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया। इसलिए इस पर 2 सवाल आपको पूछा जाता है कि भारत में साप्तांग सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको बोलना है कि मनु के द्वारा। लेकिन साप्तांग सिद्धांत का श्रेष्ठ प्रतिपादन किसने किया, तो साप्तांग सिद्धांत का श्रेष्ठ प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किया गया। और कौटिल्य ने इसको बतलाया कि राज्य के 7 प्रकृतियाँ महत्वपूर्ण हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र, ये राज्य की 7 प्रकृतियाँ या 7 अंग पाए जाते हैं। इसीलिए इसको साप्तांग सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया गया है कि ये राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर मनु के बात करते हैं तो मनु के द्वारा अगर मनु की बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने स्वामी, मंत्री, पूर्व राष्ट्र, कोश, दंड एवं मित्र का उल्लेख किया। कोश, दंड और मित्र का उल्लेख किया है। आपको कई बार मिलान करने के लिए आता है कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया है मनु के द्वारा और किन शब्दों का प्रयोग किया गया है कौटिल्य के द्वारा। तो कौटिल्य ने जिसका प्रयोग किया उसको स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र कहा, जबकि मनु के द्वारा स्वामी, मंत्री, पूर्व राष्ट्र, कोश, दंड और
मित्र के नाम से संबोधित किया गया है। इसलिए यहाँ पर यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दो बातों को अगर आप हटा देते हैं पूरे और राष्ट्र को, तो कौटिल्य का ही है। इसलिए साप्तांग सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, अगर यह सवाल आता है तो मनु का। लेकिन श्रेष्ठता के साथ इसका प्रतिपादन किसने किया है, आचार्य कौटिल्य ने। इसको राज का प्रकृति का स्वाभाविक या आंगिक सिद्धांत कहते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद की विचारधारा के द्वारा इसी बात का समर्थन किया गया। इसलिए पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में स्वाभाविक सिद्धांत का संबंध किस विचारधारा के साथ है, आदर्शवाद के साथ। प्लेटो, अरिस्टो, ब्रैडले, बोसांके, हेगल और अन्य कुछ लोगों के द्वारा भी राज की प्रकृति के इसी स्वाभाविक या आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, धनदेव, मित्र। देखिए, इस साप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आचार्य कौटिल्य के द्वारा सर्वाधिक महत्व दिया गया है। किसको, स्वामी को सर्वाधिक महत्व दिया गया, स्वामी को। और स्वामी का अर्थ होता है यहाँ पर राजा या शासक। इसमें समस्त सत्ता का केंद्रीकरण होगा। इसमें समस्त सत्ता का क्या पाया जाता है, केंद्रीकरण। इस बात का उल्लेख किया गया है आचार्य कौटिल्य के द्वारा। लेकिन राजा कैसा हो, राजा में विधायी, कार्यपालिकी और न्यायिक समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में, राष्ट्र पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार रखता है। लेकिन राजा के लिए गुणों को भी आवश्यक माना गया कि वह वेदों और धर्मशास्त्रों का, वह वेदों एवं धर्मशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि उसे प्रजा वत्सल होना चाहिए और उसके लिए यह भी आवश्यक माना गया कि वह कुलीन होना चाहिए। ऐसा गुणवान, अनुशासन, धैर्य, नैतिक धर्मों का पालन करने वाला, मर्यादित आचरण को करने वाला व्यक्ति ही राजा होगा। इस बात को बतलाया और कहा कि राजा को एक निश्चित दिनचर्या का भी पालन करना आवश्यक है। वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करता हो, यह भी आवश्यक है। इसके साथ साथ आचार्य कौटिल्य ने कहा कि राजा के महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा प्रदान करे। उसका कार्य है कि वह राज्य को शक्तिशाली, अखंड और अक्षुण्ण बनाए रखे। वह राज्य को शक्तिशाली, अखंड और अक्षुण्ण बनाए रखे। साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में वह लगा होना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया कि प्रजा कल्याण के कार्यों को उसके द्वारा किया जाना चाहिए। उसके द्वारा अधिकाधिक शक्ति का अर्जन किया जाए, उसका रक्षण किया जाए और उसमें वृद्धि की जाए। इनके द्वारा कहा गया कि राजकोष को भी समृद्धशाली बनाना राजा का दायित्व होगा। वह राजकोष को भी समृद्धशाली बनाने का प्रयास करे, गरीबों की सेवा करे
और शनैः शनैः करों को उगाही करे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव न डाले, अपराध को रोकना भी राज का दायित्व होगा। अर्थात कौटिल्य के द्वारा राजा के लिए उन समस्त कार्यों को बतलाया गया जिसके माध्यम से लोक कल्याणकारी राज की उपलब्धि हो सके, क्योंकि प्रारंभ में ही आपने इस बात को पढ़ लिया है कि कौटिल्य ने राज को साधन माना, और वह साधन है किसका? लोक कल्याण का साधन है। इतने समस्त सत्ता के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप एक बात स्पष्ट है कि राजा में समस्त सत्ता के केंद्रीकरण से अनेकानेक टिप्पणीकारों ने इस बात का अंदेशा जताया कि आचार्य कौटिल्य का राजा निरंकुश हो गया है। अर्थात यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कौटिल्य का राजा क्या निरंकुश है या वह निरंकुश नहीं है? कौटिल्य का राजा निरंकुश है या निरंकुश नहीं है? तो कहा गया कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। जैसा कि अगर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का आप अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हाब्स का राजा निरंकुश है, मैकियावेली का भी राजा निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं पाया जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर जब कौटिल्य ने इस बात को कहा कि समस्त सत्ता का केंद्रीकरण, चाहे विधायी हो, कार्यपालिकी हो या न्यायिक हो, समस्त सत्ता का केंद्रीकरण राजा में है, तो अनेक लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश हो गया है? तो यहाँ एक बात स्पष्ट है, जब हम कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन का विधिवत विश्लेषण करते हैं तो सतही रूप में यह प्रतीत होता है कि उसका राजा निरंकुश हो गया है, परंतु निरंकुशता का कोई भी आधार बेबुनियाद यहाँ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रारंभ में ही आपको एक बात मालूम है कि नंद वंश के अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति के लिए ही कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को सत्तासीन राजगद्दी पर को देने के लिए सतत उसने प्रयास किया था। इसलिए स्वाभाविक बात है कि वह किसी भी रूप में कभी भी अत्याचारपूर्ण शासन का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है, क्योंकि राजा के ऊपर अनेक प्रकार का यहाँ पर नियंत्रण भी पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण है इसके ऊपर धर्मवेद एवं धर्मशास्त्र का इसके ऊपर नियंत्रण पाया जाता है। कौटिल्य ने स्वयं इस बात को कहा कि राजा के दिनचर्या भी उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कौटिल्य के राजा के द्वारा अमात्य का सलाह भी जिसको मंत्रिपरिषद कहा गया है, अमात्य की सलाह भी नियंत्रण स्थापित करती है। इसलिए यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में और उनका राजा निरंकुश नहीं है, बल्कि उसके ऊपर धर्मशास्त्र वेद का नियंत्रण है, अमात्य के मंत्रणा का नियंत्रण है, स्वतः उसकी दिनचर्या का भी नियंत्रण है। इसलिए कौटिल्य के द्वारा एक बात कहा गया है कि राजा प्रजानां प्रथमं शरीरम प्रजास्य राजा अप्रथमं शरीरम। राजा प्रजा का प्रथम शरीर है, लेकिन प्रजा राजा का अप्रतिम शरीर है। इसलिए राजा के द्वारा सदैव प्रजा के हित में ही चिंतन करना चाहिए, उसी के कल्याण के लिए काम करने के लिए हर समय प्रयत्नशील होना चाहिए। इस बात का प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किया गया। तो आज हम लोगों ने अपने इस क्लास में बात किया
कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का। आज इसमें दो टॉपिक महत्वपूर्ण थे जिसका हमने जिक्र किया, राज्य की उत्पत्ति और राज्य की प्रकृति का। और राज्य के उत्पत्ति के इन्होंने सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और राज्य के प्रकृति के सावयविक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सप्तांग सिद्धांत का अर्थ है राज्य के 7 प्रकृति या तत्व या अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।